हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये जानकारी डी ट्रिपल एस बी के संदर्भ में है। डी ट्रिपल एस बी अर्थात डेली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि डी ट्रिपल एस बी ने असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकाली है। तो इस असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, कब एग्जाम की लास्ट डेट होगी, कब शुरुआत होगी और भी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे फॉर्म अप्लाई होगा और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, कब एग्जाम होगा, इन्हीं सभी बातों की आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बातें करूंगा, आपको जानकारी दूंगा। तो अगर आप भी डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं लेकर आई हूं आपके लिए डी ट्रिपल एस बी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि जो डी ट्रिपल एस बी है, जो वैकेंसी इसके माध्यम से निकाली गई है वो कौन कौन सी है। चलिए एक एक करके जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डी ट्रिपल एस बी है उसने दो डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स के लिए। पहला डिपार्टमेंट तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है और दूसरा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी नोटिस है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पर वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइज नंबर आपको दिया गया है सामने 05/2025। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताया गया है कि जो ओपनिंग डेट है, अर्थात जो फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 17 तारीख है, आने वाली 17 तारीख। इस 17 तारीख से फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे सन 2025 और दोपहर 12 बजे से। और जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए वो आपके सामने है 16 अक्टूबर 2025 रात के 11:59 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया फॉर्म कब से शुरू होंगे। ये 17 सितंबर से शुरू होंगे और 16 अक्टूबर तक चलते रहेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है इस डी ट्रिपल एस बी के द्वारा। तो देखो, उनकी संख्या और उनके नाम आपके सामने ये रहे। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो देखो, यहाँ पर दो वैकेंसीज हैं, दो तरह की। पहली तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है और दूसरी भी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है। लेकिन जो पहली वैकेंसी है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और जो दूसरी वैकेंसी है वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में है। बात करें इनके पे लेवल की, दोनों का समान पे लेवल है, 6 और 6। दोनों की अगर बात करें, देखो, जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो वैकेंसी है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में निकाली गई है, उसमें अनरिजर्व की जो सीटें हैं वो 434 है, ओबीसी की 278 है, एससी की 153, एसटी की 62 और जो ईडब्ल्यूएस है उनकी 128 और जो टोटल वैकेंसी है वो 1055 है। इन 1055 में या अलग से शायद ये पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है। उसी प्रकार जो प्राइमरी टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, वहां पर जो अनरिजर्व के लिए टोटल वैकेंसी है 68 है, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और जो टोटल है 125 और जो पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसी है वो है 6। तो फ्रेंड्स, अगर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 502 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 306 है, एससी के लिए 166, एसटी के लिए 169 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 137 और जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 1180 और जो पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल वैकेंसी है वो है 61। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको कब डेट शुरू होगा फॉर्म भरने के लिए वो बताया। एक बार फिर से आपके सामने है, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। ये आपको वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर ये वेबसाइट देखो, ये सामने DSSB online.nic.in, ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप क्लोजिंग डेट से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 16/10/2025 टिल 11:59, अर्थात रात के 11:59 तक 16 तारीख तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक आपको ऊपर दिया गया है, ये वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑफिशियली अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा जो हमारे लिए मुख्य मुख्य बातें हैं उनको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, अगर मैं इस नोट को आपके लिए पढ़ना चाहूँ तो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, अर्थात ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लिए जाएंगे, ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य मोड में किसी तरह का कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए, ये तो सामान्य सी जानकारी थी, आगे बढ़ते हैं।
देखो अब हमें ये थोड़ा-सा एडवर्टाइज़ नंबर जो दिया है, डिटेल में थोड़ा-सा जानकारी दी है पोस्ट वाइज़, जैसे कि हमने शुरू में समझ ही लिया था। तो ये जो शुरुआत में दी है पोस्ट, ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की दी है और ये दी है डिटेल में। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जनरल की कितनी वैकेंसी है, ओबीसी की कितनी है, वही हमें दिया गया है। अब देखो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसकी बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो एक बार इसको देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि और ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, जो पहले टाइप की वैकेंसी है उसके लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता जिसको कहते हैं। तो देखो क्या रिक्वायरमेंट्स है आपको फॉर्म भरने के लिए, इनमें से आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। तो देखो नंबर 1 पर यहाँ पर लिखा है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट अर्थात जो 12th क्लास है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, आपकी जो 12th क्लास है। उसके बाद एंड लिखा है देखो एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन। सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स हो और 2 साल का डिप्लोमा हो जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में हो और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड द्वारा हो। या तो ये आपके पास होना चाहिए आपके 12th में 50% मार्क्स हो और आपके पास 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन वाला डिप्लोमा हो। या यहाँ पर देखिए और लिखा है, या की बात करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी या तो आपके पास 55% के साथ 12th क्लास पास हो एंड मतलब और 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई। एनसीटीई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यानी कि आपके जो 12th क्लास है उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का जो एलिमेंट्री डिप्लोमा है वो होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? वो होना चाहिए एनसीटीई अर्थात नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। या फिर और दिया है ये आपको आपकी एलिजिबिलिटी दी है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो 4 साल वाला होता है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीईएल ईएड, ये आपके पास होना चाहिए। या देखो और भी लिखा है ये सारी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास इनमें से कोई एक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देखो फिर से दूसरी कंडीशन लगाई गई है कि या तो आपके पास 50% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन वाला क्राइटेरिया हो और 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और आपके पास एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या 2 साल का डिप्लोमा नहीं है तो आप ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोर्ड ये आपके पास होने चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो कि डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मांगा गया है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर नोट्स लिखा है जो इन्होंने परसेंटेज वाला क्राइटेरिया लगाया है उसके लिए यहाँ पर नोट्स लगा दिया है। नोट्स तो इन नोट्स में क्या कहा गया है? नोट्स में ये कहा गया है कि ये जो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है इसमें कुछ छूट दी जाएगी 5% की। किसे-किसे दी जाएगी ये छूट? ये छूट दी जाएगी एससी, एसटी और ओबीसीज और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको। आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन ये देखो आप पढ़ लेना थोड़ा-सा इसमें क्वालिफिकेशन की बात की गई है सारे में। तो ये हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया। देखो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है? बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंस नहीं माना गया है। देखो यहाँ पर निल सब लिखा हुआ है। इसके पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल आपके सामने है, बहुत ही अच्छा इसका पे स्केल है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। पे स्केल आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहेगा। पे लेवल 6 जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया था, ग्रुप बी जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल या फिर नॉन गैजेटेड की कैटेगरी में ये आता है। बात करते हैं एज लिमिट की। देखो एज लिमिट आपके सामने है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स अर्थात आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रिजर्वेशन मिलता है एज रिलैक्सेशन का वो लागू होगा जैसे कि आगे हम बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना है जो जनरल कैटेगरी है उसको जो एज होनी चाहिए उसकी वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं देखो यहाँ पर दूसरी जो वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में निकली है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी उसके संबंध में ये जानकारी दी गई है नीचे। अब टोटल कितनी वैकेंसी है ये मैंने आपको बता दिया था। अनरिजर्व की 68 है, ओबीसी की ये है, ये सब वैकेंसी मैंने आपको बता दी थी किसकी कितनी वैकेंसी है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या मांगी गई है। तो देखो इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो ये मांगी गई कि आपके पास 12th पास विद 50% होना चाहिए
जो आपकी सर्टिफिकेट है, जो आपकी मार्कशीट है, वो 50% की होनी चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन इन केस ऑफ SC/ST। SC/ST को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर लिखा है 2 इयर्स डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, या तो आपके पास 2 साल का 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, या फिर देखो यहाँ पर या नहीं है, ये मस्ट है पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 10th क्लास। यानी कि आपने जो 10th क्लास की है उसमें एक सब्जेक्ट आपका हिंदी अवश्य होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन है आपकी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में जो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स की जो पोस्ट है, वैकेंसी है, उसके लिए इन तीनों कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होगा। 12th क्लास में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो 10th क्लास है उसमें आपकी हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों कंडीशंस सैटिस्फाइड होती हैं, फुलफिल होती हैं, तो आप न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का ये फॉर्म जिसमें असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकल रही है, उसमें आप भर सकते हैं, जो कि 17 तारीख से फॉर्म भरने शुरू होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको पास होना ही होगा। टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाय द NCTE। तो आपको ये 4 कंडीशन दे दी है इसने फॉर्म में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए। कौन-कौन सी कंडीशन है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन, आपके 12th क्लास में 50% होनी चाहिए जनरल के लिए, जनरल की बात चल रही है, और 5% रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही SC/ST को। और उसके बाद आपके पास 2 साल का डिप्लोमा प्राइमरी एजुकेशन में होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन के अलावा भी इसमें आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, जैसे कि ET हो गया, JBT हो गया। ये भी अगर आपके पास है, 2 साल का डिप्लोमा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और तीसरी बात, आपकी जो 10th क्लास है उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट कंपल्सरी है, वो होना ही चाहिए। और फिर जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको पास होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए है। देखो और इसमें क्या विशेष बात कही गई है, कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो देखो एक्सपीरियंस में यहाँ पर कुछ खास बल नहीं दिया गया है। एक्सपीरियंस अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बात करते हैं इसके पे स्केल की। देखो इसका भी पे स्केल बहुत अच्छा है, वही 6 दोनों का जो पे लेवल है वो 6 है। 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपका जो पे स्केल है वो बनेगा। और ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है और नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड वैकेंसी है। बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। इसमें भी सेम एज लिमिट है। आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन मिलेगा आपको, एज में जो छूट मिलती है वो तो आपको मिलेगी। लेकिन जनरल की अगर बात करें तो 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और काम की चीज़ देखते हैं हमारे लिए इसमें क्या है काम की चीज़ें। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और काम की चीज़ें क्या हैं। देखो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर फिर से थोड़ा-सा दिया गया है कि जो भी आप फॉर्म भरने वाले हैं अभ्यर्थी, वो भारत के नागरिक हों। उसके बाद अगर भारत के नागरिक होंगे तो ही फॉर्म भर पाएँगे। उसके बाद जो आपकी एजुकेशन टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपकी पूरी हो। आपकी जो एज है वो उसी दायरे में आनी चाहिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जैसे भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया वो होनी चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह अगर माँगा है तो अगर आप सारी कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं तो आप इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, ये सब अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें फॉर्म? तो आपको ये एक वेबसाइट दी गई है DSSBonline.nic.in, जिसका लिंक ये रहा। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद ये देखो DSSBonline.nic.in, इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना होगा। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जनरेट। और जब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा, उसके बाद आपको जो आगे की डिटेल है वो देनी होगी। तो ये आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म अप्लाई होगा, ये डेट देखो फिर से देख लो, यहाँ पर 17 सितंबर से शुरू होगा और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 16 अक्टूबर 2025 रात के 11:59 तक लास्ट इसकी डेट होगी।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमारी जो फॉर्म अप्लाई है उसके संबंध में है। देखो यहाँ पर फिर से एक बार बताया गया है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। कौन-कौन से वो इंस्ट्रक्शंस हैं? जैसे कि यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरना है उसको ऑनलाइन मोड में ही भरना होगा। किसी और अन्य मोड में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और देखो आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कनेक्शन। इनडायरेक्टली आसान भाषा में आपको ये कहा जा रहा है कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में थोड़ा-सा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, डिस्कनेक्शन हो जाएगा, साइट डाउन हो सकती है। तो अगर आपको भी ये फॉर्म भरना है तो जल्द से जल्द आप इसको 17 तारीख से पहले, मतलब 17 तारीख के बाद जब इसकी स्टार्टिंग डेट हो जाएगी, जल्द से जल्द भरने की कोशिश कीजिए। आप इसको लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है जिससे आपको समस्या हो सकती है। ये आपको सलाह दी गई है। चलिए बात करते हैं जो एप्लीकेशन फीस है, अर्थात जो फॉर्म है उसको भरने की कितनी फीस लगेगी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो देखो ₹100 ओनली, केवल ₹100 लगेंगे आपके एप्लीकेशन फीस के। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट 1 है इसको पढ़ो। पॉइंट 1 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा है पॉइंट 1 में, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। इन सभी की जो फीस है फॉर्म भरने की वो माफ रहेगी। किस किस की? सभी महिलाओं की, और जो एससी है उनकी, एसटीज की, पीडब्ल्यूडी की और एक्स सर्विसमैन, इन सभी को कोई फीस नहीं देनी होगी। जिनको फीस देनी है, और वो भी सिर्फ ₹100 देनी है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है ₹100 केवल और केवल। देखो यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए थोड़ा-सा एडवांटेज की बात कही गई है। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए थोड़ा-सा बात की गई, जो फीस देनी होगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्वेस्ट, जो भी आपकी फीस है थ्रू एसबीआई ई-पे के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अदर मोड ऑफ पेमेंट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप किसी और मोड के माध्यम से पेमेंट करोगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। यही बात यहाँ पर कही गई है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर पहले ही कह दिया गया है कि अगर एक बार आपने फॉर्म भरने वाली फीस पे कर दी है तो फिर वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या-क्या मुख्य जानकारी हमें दी गई है। देखो एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं। अब हम चलते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की ओर। यहाँ पर लिखा है, DSSB विल कंडक्ट 1 टियर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ टियर फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट टीयर में ही जो टीयर होगा, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, तो यहाँ पर इसने कहा गया है कि एक टीयर में आपका जो एग्जाम है वो कराया जाएगा, और इस टीयर फर्स्ट में क्या-क्या पूछा जाएगा, टेक्निकल या टीचिंग से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके सामने ये रहा। तो किस-किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, ये सारी जानकारी डिटेल में आपको यहाँ पर दी गई है। अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ एक बार, देखो इसको मैं पीले कलर से हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है, एग्जाम कोड दिया गया है ऊपर, और ये फिर इधर एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन आपके 200 होंगे, टोटल नंबर भी आपके 200 होंगे, और फिर जो ग्रैंड टोटल आपका आएगा वो भी 200 में से आएगा। अब देखो ये जो आपका पेपर होगा ये सेक्शन वाइज आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन 2 करके ऐसे आपको सेक्शन ए, बी, सी करके दिया जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे सेक्शन ए है, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आपका पेपर 2 घंटे का होगा। आपसे कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 एमसीक्यूज़, 200 ही नंबर होंगे, और जो टोटल होगा वो भी 200 ही होगा। तो देखो जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएँगे, और किस-किस आधार पर एमसीक्यूज़ पूछे जाएँगे, टोटल 100 एमसीक्यूज़ पूछे जाएँगे। अर्थात 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। कौन-कौन से एरिया हैं जहाँ से आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएँगे, तो देखो आपके सामने ये लिखे, 20 प्रश्न तो आपसे पूछे जाएँगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे जनरल अवेयरनेस से, और 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से, 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से, और 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से। ये टोटल 5 सेक्शन, सेक्शन ए में ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। इन पाँचों से आपसे 20-20 प्रश्न पूछे जाएँगे, टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएँगे सेक्शन ए में।
तो सेक्शन ए में आपके लिए 5 एरिया हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसके 20 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 20 प्रश्न, उसी प्रकार हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 20 प्रश्न। टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। अब चलते हैं सेक्शन बी में, देखते हैं सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा जाएगा। देखो ये नीचे सेक्शन बी लिखा हुआ है, इस सेक्शन बी में देखते हैं आपसे क्या पूछा जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। देखो सेक्शन बी में आपसे कहा जा रहा है कि एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन एनसीटीई करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। अर्थात जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित, जिसको एनसीटी करिकुलम कहा गया, अर्थात नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, उसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल 100। और ये संबंध आपसे होंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित, जैसे कि आपकी जो पोस्ट है उसी के आधार पर है। तो कुल मिलाकर आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 प्रश्न में से सेक्शन ए में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सेक्शन ए में आपको 5 विषय हैं। इन 5 विषयों के आधार पर 100 प्रश्न मिलेंगे, पांचों में से 20-20। और फिर जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी में आपको जो एनसीटी करिकुलम है उससे संबंधित आपको 20 प्रश्न मिले, 100 प्रश्न मिलेंगे। तो टोटल आपका जो पेपर होगा टीयर फर्स्ट में वो 200 नंबर का होगा। इस 200 नंबर में आपको 2 सेक्शन में पेपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपको मुख्य बात बताई गई कि आपका जो पेपर होगा वो दोनों भाषाओं में बनेगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। ये लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच विल बी इन लैंग्वेज कंसर्न ओनली। भाई अगर जो इंग्लिश का पेपर है तो वो तो इंग्लिश में ही होगा, जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो हिंदी में ही होंगे। इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्ट लगे उस लैंग्वेज में आप प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ स्पेशल हमसे बताया गया है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि डी ट्रिपल एस बी के पूरा अधिकार है, अगर आगे कोई चेंजेस आता है तो वो कर सकता है। आगे देखो यहाँ पर कहा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन एट सब पैरा। अर्थात इनडायरेक्टली आपसे ये कहा गया है कि कट ऑफ मार्क्स होंगे, मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही होंगे। कट ऑफ मार्क्स हर सब्जेक्ट में, हर सेक्शन में आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर फॉर ऑल टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, यहाँ पर लिखा है सभी टीचिंग पोस्ट के लिए इन 1 टीयर टेक्निकल एंड टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको मैंडेटरी है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना। देखो यहाँ पर लिखा मैंडेटरी, अर्थात बहुत ही जरूरी है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना। आपको मिनिमम कुछ क्राइटेरिया रखा गया है हर सब्जेक्ट में, हर सेक्शन में, जिसको पास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है सेक्शन बी एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई किसी तरह का क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन सेक्शन बी में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स करने होंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन बी एंड देयर विल नॉट बी। आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं वो केवल और केवल सेक्शन बी में लाने हैं। मैंने सेक्शन ए भी बता दिया आपको, सेक्शन ए में आपको कट ऑफ मार्क्स नहीं चाहिए, सेक्शन बी में आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने ही होंगे, जितने भी आपको बाद में बताया जाएगा। एक कट ऑफ मार्क्स रखा जाएगा सेक्शन बी में, उससे कम तो आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। सेक्शन ए में आपके कट ऑफ मार्क्स नहीं रखे जाएंगे, लेकिन जो मेरिट बनेगी, देखो यहाँ पर लास्ट में लिखा है हाउ एवर, आगे की लाइन पढ़ो। आगे आपसे कहा जा रहा है हाउ एवर, देखो यहाँ पर लिखा है कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन, दोनों सेक्शन के मार्क्स कंबाइन करके आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार कराई जाएगी। सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं तो इतना कहा गया है कि आपका जो पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन सेक्शन ए से और 100 क्वेश्चन सेक्शन बी से। ये जो सेक्शन बी है इसमें आपको कट ऑफ मार्क्स लाना होगा, मिनिमम मार्क्स के कुछ क्राइटेरिया होगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। सेक्शन ए से आपको मिनिमम मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, उसमें तो आप चाहे कितने ले आओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो दोनों सेक्शन को मिलाकर बनेगी। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे और तब आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। लेकिन सेक्शन बी आपको कुछ मिनिमम नंबर दिए जाएंगे, उसको तो आपको क्वालिफाई करना ही होगा। कट ऑफ मार्क्स, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तो लाने होंगे सेक्शन बी में। देखो फिर आगे आपसे कहा गया है कि
अगर आप कोई कंप्लेन करना चाहें और आप कहें कि आपकी जो क्वेश्चन है वो दोबारा रीचेक करे जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सीधा-सीधा मना किया गया है। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ री-इवैल्यूएटिंग या रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट्स। किसी भी तरह का कोई हमारे पास प्रोविज़न नहीं है, ऐसा DSSB कह रहा है और किसी तरह का ना तो आपकी आंसर शीट्स चेक होंगी दोबारा और ना ही री-इवैल्यूएट होंगी। आगे देखो यहाँ पर कहा गया है जो DSSB है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो क्वेश्चन पेपर और मार्क्स का जो स्कोर है उसमें किसी भी तरीके का आगे चल के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकता है, कट ऑफ जिस हिसाब से होगी। इसका पूरा अधिकार है DSSB का। ये आपको कहा गया है। देखो बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो आपको बताया गया है कि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, अर्थात 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। चलिए, ये आपको जानकारी दी गई है कि जो रिक्वायरमेंट्स है जॉब्स की, इन सभी के आपके टेस्ट लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफ़रेंस की। ये तो आपने जब फॉर्म भरेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देखो यहाँ पर लिखा गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपसे बताया गया है कि 1 सेकंड थोड़ा-सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। हाँ, देखो मोड ऑफ सिलेक्शन आपको ये बताया गया है कि आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसको सीबीटी बोलते हैं और बाद में अगर नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ी तो नॉर्मलाइज़ेशन भी किया जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट्स कि कितने कैंडिडेट्स परीक्षा में हैं। अगर ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो अगर किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड या टफ लगा लगा, तो उसके अकॉर्डिंगली पेपर जो नॉर्मलाइज़ेशन है, उसको अप्लाई किया जा सकता है, आपको ये बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई केस हुआ जिसमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ, पेपर में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया या इनवैलिड हो गया, तो वो क्वेश्चन्स इवैल्यूएट नहीं किए जाएँगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, "दोज़ क्वेश्चन्स शैल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोरेटेड बेसिस।" यानी कि जो क्वेश्चन गलत या इनवैलिड अगर बाय चांस हो गए एग्ज़ाम में, तो जब आपकी आंसर शीट चेक की जाएगी, तो जो क्वेश्चन गलत या इनवैलिड होंगे, उनको चेक ही नहीं किया जाएगा। चलिए, ये तो सामान्य-सी बातें हैं, आगे चलते हैं। अब देखो ये आपको बताया गया है, जो अभी हम बात कर रहे थे, द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज़ फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज़। देखो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है जिसकी हम बात कर रहे थे, सेक्शन बी की। आपको मिनिमम इतने परसेंटेज मार्क्स तो लाने ही होंगे। जैसे कि जनरल की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, दोनों ही कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे, तब आपकी कट ऑफ मानी जाएगी क्लियर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप ओबीसी हैं, दिल्ली से हैं, तो आपको 35% लाने होंगे मिनिमम और अगर आप एससी, एसटी, पीएस, पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 30%। सेक्शन बी, सेक्शन बी में इन्होंने लगाया है कट ऑफ का सिस्टम, सेक्शन ए में नहीं है। सेक्शन बी में आपकी ये मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए, आपके नंबर इतने परसेंट तो आने ही चाहिए कम से कम। जनरल ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी जो दिल्ली के हैं 35% और एससी, एसटी, पीएच उनके लिए 30%। देखो यहाँ पर लिखा है फिर से, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो उनकी जो मिनिमम कट ऑफ होगी वो 30% मानी जाएगी। तो अभी आप सामान्य सी बात क्या समझे? बात ये समझे कि आपका जो पेपर होगा, उसमें कुल 200 क्वेश्चन होंगे और इस 200 प्रश्न को 2 सेक्शंस में दिया जाएगा। पहले सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस होगा। इन पाँचों के 20-20 क्वेश्चन होंगे। इसमें किसी तरह का कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम कट ऑफ नहीं है। लेकिन जो सेक्शन बी होगा, वो सेक्शन बी आपका जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन है, उससे संबंधित होंगे। और यहाँ पर आपको मिनिमम कट ऑफ क्वालीफाई करनी होगी, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, जनरल को 40% कम से कम लाने होंगे। सेक्शन बी में ओबीसी को कम से कम 35% लाने होंगे और एससी, एसटी और पीएच को 30% लाने होंगे। देखो यहाँ पर फिर से एक बात लिखी है, द DSSB रिजर्व्स इट्स राइट टू प्रिस्क्राइब अ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर एनी पोस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। अगर बाद में जरूरत पड़ी तो जो DSSB है, उसका पूरा अधिकार है इस कट ऑफ को कम या ज्यादा कर सकता है।
देखो फिर आगे इसने नोट करके लिख दिया है नोटिस में, ये लिख दिया है कि कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग हाई या लो जा सकते हैं किसी भी उसमें, कैटेगरी वाइज़। अगर ज़्यादा फॉर्म भरे गए किसी कैटेगरी से, तो कट ऑफ मार्क्स भी हाई या कम हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए छोटी-छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत ज़रूरी जानकारी थी। आपको ये पता ही होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में आपको मिनिमम मार्क्स लाने ही हैं और कौन से में नहीं लाने हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट वन प्रेफरेंस फॉर ए पोस्ट। जैसे कि आप जानते हैं 2 तरह की पोस्ट है, एक तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और दूसरी पोस्ट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट में है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम एक पोस्ट तो लेनी ही होगी, ये तो कॉमन सेंस है। चलिए, कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को सबमिट नहीं करेगा, जो चूज़ नहीं करेगा अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को फाइनल सबमिट होने तक, तो बाद में उसका जो फॉर्म है उसको एज़ ए मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा इनडायरेक्टली, ये कहना चाहता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थी सच कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विद अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर पोस्ट। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो फिर उनको उनका जो फॉर्म है उसको नकार दिया जाएगा एक तरीके से। उनको फिर दूसरी कोई अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे, तो उसमें प्रेफ़रेंस देना ना भूलें। कम से कम एक प्रेफ़रेंस तो आपको देनी ही है। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है वन्स ए कैंडिडेट हैज़ बीन एलोकेटेड फर्स्ट अवेलेबल प्रेफ़रेंस, अगर एक बार किसी व्यक्ति ने पहली अवेलेबल प्रेफ़रेंस को भर दिया है, एज़ पर मेरिट, ही और शी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सबसीक्वेंट प्रेफ़रेंस। भाई आपने पहली प्रेफ़रेंस सपोज़ भरी और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग अच्छे नंबर आए, तो आपको मैं वो जो प्रेफ़रेंस है वो मिल जाएगी। ये सामान्य सी छोटी-छोटी बातें हैं, चलिए ये तो सिलेक्शन के बाद की बातें हैं। फिलहाल हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं और देखते हैं मुख्य बातें कौन-कौन सी हैं। देखो ये रिज़र्वेशन के बेनिफिट्स हैं, आप अपने-अपने रिज़र्वेशन के अकॉर्डिंग देख लेना कि इसमें क्या जानकारी दी गई है। आगे चलते हैं थोड़ा-सा और देखते हैं जो हमारी मुख्य-मुख्य बातें हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको देखते हैं। देखो ये ऐज रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आपको ऐज रिलैक्सेशन चेक करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर सारी कैटेगरी वाइज़ बताया गया है कि आपको कितने इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे एससी-एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, पीडब्ल्यूडी 10 इयर्स का है और पीडब्ल्यूडी एससी-एसटी देखो अगर कोई पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसको 10 साल का जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। उसी प्रकार पीडब्ल्यूडी एससी-एसटी का जो है उसको 15% का और पीडब्ल्यूडी ओबीसी का अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको 13% का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ काम की बातें देखते हैं अगर और कुछ हमारे लिए यहाँ पर हो। देखो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि द बोर्ड डज़ नॉट अंडरटेक एनी एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स। कुल मिला के ये कहा गया है कि जो आप फॉर्म भरोगे, इसका मैं अगर आपको सार बताऊँ, तो सार ये है कि जो आप फॉर्म भरोगे, जो भी जानकारी दोगे, उसको अंडरटेकिंग कर लिया जाएगा और उसी के आधार पर आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, अगर आपने जो जानकारी दी है, अगर उससे कुछ गलत जानकारी मिलती है, तो आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा इनडायरेक्टली, यही कहना चाहता है। अभी तो आप जो भी जानकारी भरोगे उसको सही मान लिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और अगर आपकी कोई जानकारी गलत पाई जाएगी, तो फिर अकॉर्डिंगली आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। देखो यहाँ पर करते हैं द कट ऑफ डेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये तो चलो नॉर्मल सी बातें हैं, आगे चलते हैं कुछ जो अच्छी सी जानकारी हमें दी गई हो। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये उसी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस है कि आपको किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना परीक्षा हॉल में, किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं करनी, सेल फोन नहीं लेके जाना, अगर आप ऐसे करते पकड़े गए तो आपके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा। ये सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जो आपका इन्विजिलेटर होगा या जो सुपरवाइज़र होगा परीक्षा हॉल में उसके साथ किसी तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, या आपकी जो परीक्षा हॉल है उसमें आपको फ़ोन नहीं लेके जाना या और भी जैसे डिजिटल वॉच हो गया, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए होंगे, उन सबको आपको अवॉइड करना है। देखो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर आप इनमें से कोई सा भी कार्य करते पकड़े गए तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन क्या-क्या लिया जा सकता है, यहाँ पर आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है। आपको परीक्षा से बैन किया जा सकता है और भी आगे जो भी होगा
और जो फाइनल डिसीजन होगा वो बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा और देखते हैं क्या जानकारी लिखी है। तो फ्रेंड्स इतना ही आपको इस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से बताया गया है। सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो आपकी जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स की, ये 2 पदों पर आपकी वैकेंसी है, 2 डिपार्टमेंट में निकली हुई है। पहला डिपार्टमेंट तो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है और दूसरा डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। तो आपका जो पेपर होगा वो एक ही टियर में होगा, एक ही टियर में होगा, टियर फर्स्ट। और इस टियर फर्स्ट में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 200 क्वेश्चन में आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन जिसको कह दिया सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन जिसको कह दिया सेक्शन बी। इस सेक्शन ए में आपको मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा और हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। ये जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी में आपसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से संबंधित जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित आपसे पूछा जाएगा। इस सेक्शन ए में भी आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में भी आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो सेक्शन बी है, यहाँ से आपको मिनिमम कट ऑफ क्वालीफाई करनी होगी। जैसे कि हमने आप पीछे देखा, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है और भी जो अन्य कैटेगरीज हैं उनको क्या-क्या कट ऑफ है जो क्वालीफाई करनी होगी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो उसके बाद आपको जो फॉर्म भरना होगा वो ऑनलाइन भरना होगा, जो फीस है वो आपको देखनी होगी। जो जनरल और उन्हीं को ₹100 भरने हैं, बाकी सबकी एग्जेम्प्टेड है। और इसकी जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम की वो 16 अक्टूबर है और जो शुरुआत होगी वो 17 सितंबर से होगी। और ये भी कहा गया है कि आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लेना, ज़्यादा देर मत करना क्योंकि बाद में ट्रैफिक हाई हो जाता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई अपडेट मिलता है बाद में तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल आपके लिए इतनी ही जानकारी थी। आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाइए और इस फॉर्म को भर लीजिए। तो चलिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ और विदाई लेने से पहले मैं आपसे जाते-जाते रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और अन्य लोगों से भी कराएँ। हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सतीश अकेडमी ऑनलाइन, देश की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके संबंध में भी आपको समय-समय पर जानकारी दी जाती रहती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई अपडेट्स आपका हुआ तो ज़रूर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।